वेलकम ऑल टू पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला। आई एम डॉक्टर मोहम्मद जिया और हम अपनी हिस्ट्री की जो क्विक रिवीजन सीरीज़ है उसमें आज आ चुके हैं पोस्ट मौर्यन और गुप्ता डायनेस्टीज़ की बात करेंगे आज हम। इससे पहले के वीडियोस हैं हम पूरी एंशियंट हिस्ट्री को कवर करते हुए आए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी सारी लिंक्स मिल जाएंगे, तो पहले के वीडियोस एक बार ज़रूर देखिए बिकॉज दैट विल हेल्प यू कि आप इस सीरीज़ को किस तरीके से कैरी फॉरवर्ड करेंगे। रिविजन सीरीज़ है, इन डेप्थ नहीं जा रहे हैं, पूरा फोकस सिर्फ प्रीलिम्स के ऊपर है। प्रीलिम्स 2023 ज़्यादा समय नहीं है, यू डोंट हैव मच टाइम लेफ्ट। और यहाँ से एंशियंट हिस्ट्री से इस पॉइंट से जो क्वेश्चंस आते हैं लार्जली दे आर फैक्चुअल इन नेचर, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक और पार्ट है जो इससे रिलेट होकर क्वेश्चन जहाँ से आपको मिलेंगे एंड दैट इज़ योर आर्ट एंड कल्चर। लेकिन यहाँ पर जो हम बात करेंगे अभी हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं कि उसका पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन सोशल इन एस्पेक्ट्स पे हम बात करेंगे, कैसे जो है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स चेंज हुई, कैसे मिलिट्री, कैसे इन्वेजन्स। इस एंशियंट हिस्ट्री के पार्ट में हमारा जो फोकस है वो उन चीज़ों के ऊपर है। बाकी जो इससे पहले की कहानियाँ हैं, जो इससे पहले के लेक्चर्स हैं, दैट इज़ अवेलेबल इन द प्ले लिस्ट, दैट इज़ अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन, वहाँ से आप उन वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हैं। सो आज हमने पिछली कहानी जो है वो मौर्यन एम्पायर के बारे में देखी थी। मौर्यन एम्पायर से आगे की आज बात हम करेंगे और आज बात करेंगे पोस्ट मौर्यन और गुप्ता एम्पायर की। सो दिस इज़ इंटरेस्टिंग क्योंकि दो बड़े नाम जो ख़ास तौर पे हमको दिखते हैं इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरी हिस्ट्री में, एंशियंट हिस्ट्री के एम्पायर वर्ड जिनके साथ यूज़ होता है वो है गुप्ताज और मौर्याज। सो मौर्यास का अंत होता है, मौर्यास के अंत के बाद एक काफ़ी लैगिंग पीरियड है, काफ़ी एक ऐसा पीरियड है जहाँ ट्रांजिशन है, जहाँ एम्पायर्स घटते बढ़ते रहे, जहाँ पे एम्पायर्स दे वर लाइक देयर पॉलिटिकल बाउंड्रीज केप्ट ऑन चेंजिंग एवरी नाउ एंड देन, एंड देयर आफ्टर वी सॉ व्हाट वी सॉ द पोस्ट मौर्यन डायनेस्टीज। दैट इज़ वाई वो पूरा क्लब है, वो एक डायनेस्टी की बात नहीं है, वो किसी एक फैमिली पॉलिटिक्स की बात नहीं, इट इज़ अबाउट द होल डायनेस्टी। और उसके बाद आएगा गुप्ता एम्पायर। तो आज हम इन दोनों चीज़ों को एक ही साथ कवर करेंगे। सो रफली 500 साल का एक गैप मौर्यंस के जाने के बाद और गुप्तास के आने से पहले। तो ये जो है एक 500 साल का, सो रफली फ्रॉम 200 BC टू 300 AD का जो टाइम पीरियड है, हम आज उसकी बात करने वाले हैं। तो अब यहाँ से हम देखते हैं, कहानी सिर्फ इतनी सी है, द समरी इज रिटन आउट देयर एंड आई एम इवन समराइजिंग दैट कि बृहदत्त वाज द लास्ट मौर्यन किंग। और बृहदत्त को बहुत ज़्यादा जो एक प्रो बुद्धिस्ट पॉलिसीज़ थी जो मौर्यंस ने ऑप्ट की थी, खासतौर पे अशोका के बाद जो पॉलिसीज़ ऑप्ट की थी, वहाँ पर हम देखते हैं जिस एक बहुत बड़ा सेक्शन था जो कि खुश नहीं था, स्पेशली दैट ऑफ ब्राह्मण्स। बाद के जो मौर्यन रूलर्स थे वो अपने आप में कमज़ोर थे, वो अशोका या बिंदुसार या चंद्रगुप्त मौर्य जैसे स्ट्रॉन्ग नहीं थे, वो कमज़ोर थे। और बृहदत्त वाज द लास्ट इन दैट सीरीज ऑफ मौर्यास। और वहाँ पर जो नेटिव डायनेस्टीज़ हैं हमको उनका इम्पैक्ट दिखेगा। यही वो टाइम है क्योंकि नॉर्थ वेस्ट वीक हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट वीक होगा तो इन्वेजन्स भी होगा, ग्रीक्स भी आएंगे, तो एक मिक्स एंड मैच वाली कहानी जो है यहाँ पर चलेगी। लेकिन बृहदत्त को ख़त्म करता है कौन? पुष्यमित्र शुंगा। तो जो हमारी नेटिव डायनेस्टीज़ हैं, शुंगा, सतवाहनास, खानवाज, उनकी हम बात करेंगे। उसके अलावा जो फॉरेन जो इंडो फॉरेन रूलर्स थे बेसिकली, चाहे वो शाकाज हो, पार्थियंस हो, ग्रीक्स हो, कुशान्स हो, हम उनकी बात करेंगे। सो दिस होल पीरियड ऑफ 500 years it saw the clashes of all these dynasties clashes and after that इनको क्या यहाँ पर हमको कुछ नेटिव रूलर्स भी दिखेंगे, कुछ नेटिव डायनेस्टीज भी दिखेंगी और हमें दिखेंगे कुछ फॉरेन रूलर्स। सो हम एक एक करके सबको देखेंगे। यहाँ के इस पॉइंट ऑफ टाइम की ये 500 साल के बारे में कहानियाँ या जो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री है वो हमें कैसे पता चलते हैं, ये हमें अलग अलग सोर्सेज से पता चलते हैं। फ्रॉम हियर व्हेन वी टॉक अबाउट वेदर इट इज़ पुराणास, मनुस्मृति, कालिदास की जो इस दौर की ड्रामास थे, वेदर इट इज़ मालविका, अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, बाण भट्ट का हर चरित्र जो है वो भी इस दौर के बारे में हमें बताता है। So there are multiple sources, whether it is the epigraphic records, the Buddhist text, Hindu text, multiple sources से जो है हमें इसके बारे में पता चलता है। लेकिन कहानी की शुरुआत होती है पुष्यमित्र शुंगा से। पुष्यमित्र शुंगा क्या करता है? He was a Brahmin army chief of in the Mauryan army। लेकिन क्योंकि ब्राह्मण्स खुश नहीं थे, जो कि जो रिचुअल्स और इन चीज़ों पे
रोक लग रही थी और जो ओवर पैटर्नाइजेशन हो रहा था बुद्धिज्म का मॉडर्न उसमें, तो उससे दीज ब्राह्मण्स दे वर नॉट हैप्पी, ब्राह्मण्स वर नॉट हैप्पी, और यहाँ उसको इम्पैक्ट दिखता है। और पुष्यमित्र शुंगा मौका देख के क्या करता है, बृहदत्त को मार देता है और शुंगा रूल की शुरुआत होती। तो इट वाज लाइक दैट, ब्राह्मण था। दूसरी चीज़, यहाँ पर इनकी कैपिटल जो है वो शिफ्ट होती गई, पाटलिपुत्र और विदिशा, विदिशा इन मध्य प्रदेश। तो ये दो जगह जो है इनकी कैपिटल रही, और ग्रीक्स के अगेंस्ट, और बेसिकली इन्होंने अपने आप को, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट वीक हुआ, मगध भी वीक हो गया, तो इन्वेजन आना बनता था, वो नेचुरल था, उसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, वो इन्वेजन आएगा। वो इन्वेजन आया भी, बट पुष्यमित्र शुंगा was very much successful in defending those things. So शुंगा रूल जो है ये यहाँ पर हुआ, एंड उसके बाद ग्रीक्स भी कॉन्टिन्यूसली इस रीजन को, इंडो ग्रीक्स जो है वो भी इस रीजन को जो है वो कैप्चर करना चाह रहे थे। क्योंकि ये ब्राह्मण्स थे, अब तक हमने देखा कि मौर्यन टाइम पे जो वैदिक प्रिंसिपल्स थे, जो वैदिक लेटर वैदिक पीरियड के बाद ग्रेजुअली डिक्लाइन होते गए, या जो वैदिक रिचुअल्स थे वो डिक्लाइन होते गए, उन चीज़ों को इसने रिवाइव किया, वैदिक रिचुअल्स को रिवाइव किया। ही परफॉर्म्ड अश्वमेध यज्ञ, और संस्कृत को जो है खासा वेटेज मिलने लगा। संस्कृत वापस केम बैक इनटू एक्शन एंड इट बिकेम द लैंग्वेज अगेन, जो प्राइमरी लैंग्वेज थी अगर हम कहें, ऑफ एटलीस्ट स्कॉलरली एक्टिविटीज़। तो ये होता है। इसके बाद जो है पुष्यमित्र शुंगा के बाद इट वाज अग्निमित्र। अग्निमित्र वाज समवन, उसके बारे में सिर्फ आपको दो चीज़ें याद रखनी, एक तो ही वाज सन ऑफ पुष्यमित्र, दूसरा अग्निमित्र वाज द हीरो ऑफ कालिदासा's फेमस प्ले मालविका अग्निमित्र। मालविका अग्निमित्रम का जो है ये एक इम्पॉर्टेंट मेन कैरेक्टर, लीड कैरेक्टर जो है वो यही अग्निमित्र है। शुंगा एम्पायर को आप देख सकते हैं यहाँ पर कि बिहार, बंगाल, पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न मध्य प्रदेश और ये पूरा बेल्ट जो है ये कंट्रोल कर रहे थे। लास्ट, अब देखो वही कहानी है, धननंदा को हटा के चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बृहदत्त को हटा के पुष्यमित्र शुंगा, और फिर देवभूति जो लास्ट रूलर था शुंगास का, उसको हटाया किसने? उसको हटाया वासुदेव कानवा ने। वासुदेव कानवा जो है वो लेड द फाउंडेशन ऑफ कानवा डायनेस्टी। इम्पॉर्टेंस है, पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है शुंगास के लिए, कि शुंगास के आने से जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर था वो रिवाइव होता है, ब्राह्मणिकल ऑर्डर रिवाइव होता है, लेकिन स्पेशल प्रेफरेंस जो बुद्धिज्म को मिल रहा था, वी कैंट से दैट द सेम क्वांटम पे वो पैटर्नेज मिल रहा था, लेकिन देवर ऐसा कुछ नहीं था कि एनिमिटी स्टार्ट हो गई कि अरे तुम हमारा रिलीजन नहीं फॉलो करोगे तो हम तुम्हारा जो है स्तूप तोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं था। एक्सेप्ट किया, साथ में जो है लेके चलने की कोशिश की, और यहाँ पर आर्ट एंड लिटरेचर को भी जो है एक अच्छा कहना चाहिए कि इम्पोर्टेंस मिलता है ग्रेजुअली की। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड बताऊं, कि अगर आप मॉडर्न पीरियड देखोगे, वहाँ जो स्कल्पचर्स थे, वहाँ जो भी स्ट्रक्चर्स बन रहे थे, आर्किटेक्चर हो रहा था, वहाँ पे जो बुद्धिस्ट सिंबल में एनिमल्स और फ्लोरल पैटर्न्स थे वो आपको ज़्यादा दिखेंगे, एलिफेंट, लायन, ये सारी चीज़ें, लोटस, ये ज़्यादा दिखेगा। लेकिन जैसे ही ब्राह्मणिकल ऑर्डर रिस्टोर होता है, जैसे ही ब्राह्मणिज्म जो है वो डोमिनेट करने लगता है, वैसे ही आपको दिखेगा कि जो ह्यूमन कहना चाहिए प्रेजेंस है, या जो ह्यूमन फिगर्स का प्रेजेंस है, वो बहुत ज़्यादा दिखने लगेगा। कहाँ? आर्ट एंड आर्किटेक्चर में। तो ये एक मेजर चेंज इस दौरान आता है। फिर आते कानवा डायनेस्टी। कानवा डायनेस्टी में 4 नाम याद रखने हैं बस आपको। कौन कौन से 4 नाम? वासुदेव कानवा, जिसने देवभूति हु वाज द लास्ट शुंगा रूलर उसको हराया और उसको मारा एक्चुअली, और क्या किया, कानवा रूल की शुरुआत की। उसके अलावा कानवास भी विदिशा और पाटलिपुत्र दोनों जगह से ऑपरेट कर रहे थे। अपार्ट फ्रॉम दैट भूमिमित्र के बाद इट वाज वासुदेव, वासुदेव के बाद एंड नारायण। सो भूमिमित्र एंड देन दिस नारायण, ये 2, और फिर लास्ट वाज द लास्ट सतवाहना किंग ऑफ दिस वाज सुशर्मन। तो 4, वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण एंड सुशर्मन, ये 4 कानवा रूलर्स थे इसी सीक्वेंस में। क्योंकि इनका इतना सिग्निफिकेंट पीरियड इसलिए नहीं है क्योंकि यू कैन सी दैट फ्रॉम 73 BC टू 28 BC, मतलब पूरे 50 साल भी नहीं, 45 ईयर्स जो है ये चारों ने 4 रूलर्स आ गए। इनका कुछ ऐसा मेजर सिग्निफिकेंट
जो है इम्पैक्ट नहीं रहा। और आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर ये रिड्यूस हो रहे थे, ये रिड्यूस हो रहे थे। पहले जो वो ऊपर तक जा रहा था, इधर तक आ रहा था, ये ग्रेजुअली कानवास भी जो है वो रिड्यूस हो रहे थे। उसके बाद इस तरफ कलिंगा की तरफ द छेदी और द छेदी डायनेस्टी जो है वहाँ पर फर्स्ट सेंचुरी बीसी में इनका होता है। इम्पॉर्टेंट किंग वाज द खारवेला किंग, जो कि अपनी पॉलिटिक्स के लिए, अपने पॉलिटिकल प्रेजेंस के लिए और पॉलिटिकल डिप्लोमेसी के लिए जो है ही वाज नोन फॉर द खारवेला ऑफ किंग ऑफ कलिंगा। उसके अलावा हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, ये खारवेला को एज अ ग्रेट कॉन्करर हु डिफीटेड मगध, सतवाहनाज एंड पांड्याज ऑफ मदुरई, हम संगम एज में देखेंगे, चोला चेरा पांड्या। तो ये इनके साथ जो है इनका कहना चाहिए कि लड़ाई झगड़ा जो भी है, बट ही वॉज एन एबल कॉन्करर, क्योंकि यही तरीका था, यही नियम था। बड़ा वही होगा जो ज़्यादा राजाओं को हराएगा। सिंपल सी एक लाइन स्टेटमेंट था, बड़ा वो जो जितना ज़्यादा अपना एरिया को कवर कर सके, जो जितना ज़्यादा एरिया अपने कंट्रोल में ले सके, वही रूलर जो है वो बड़ा और महान कहलाता था। एंड दिस वाज विजिबल फ्रॉम हियर एज वेल। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो खारवेला किंग थे, ही वाज अ जैन फॉलोअर, और जो उदयगिरी केव्स है, ही डोनेटेड दैट टू द जैन मॉन्क्स। सो जैनिज्म, यहाँ पर जैनिज्म आपको इम्पैक्ट दिखेगा। ठीक है, फिर कानवास को हटाया था सतवाहनाज ने। अब सतवाहनाज कौन थे? सतवाहनाज के बारे में अलग अलग थ्योरीज हैं। आंध्रा किंग्स कहा गया इनको, और ये भी जो है फर्स्ट सेंचुरी बीसी के आसपास इनके रूल की शुरुआत होती है, इनके रूल की शुरुआत होती है। एंड टाइम आई एम अ बिट साइड सो दैट आप लोग लिख लो। खैर, सो यू कैन कम अप विद द कमेंट्री दैट इज कमिंग एज अ background voice. So here we have to understand कि ये आंध्रास थे, ये इसी डेक्कन रीजन से जो है ये इमर्ज होते हैं। और इस डायनेस्टी की शुरुआत जो की, वो शुरुआत की शिमुका ने। शिमुका वॉज द वन जिसने इस डायनेस्टी की शुरुआत की। इनकी कैपिटल जो है पहले पैठन या प्रतिष्ठान थी, बाद में जो कैपिटल है वो अमरावती होती है, द मॉडर्न डे जो बीच में कैपिटल रही, फिर आंध्रा की कैपिटल इज बीइंग चेंज्ड। सो जो डिफरेंट हमारे पास वेदर इट इज़ दिस अत्रिय, ब्राह्मणा, पुराण, बृहद कथा, यहाँ से जो है हमें इनके बारे में जो है सतवाहनास के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। अब सतवाहनास जो है डेक्कन में राइज होते हैं और फिर वो ग्रेजुअली नॉर्थ की तरफ जाते हैं। सतवाहनास वो रिस्पॉन्सिबल जिन्होंने छेदी और ये जो रूलर्स थे, कौन से शुंगा रूलर्स थे, उनको एक लार्ज लेवल पे जो है वो रिस्ट्रिक्ट किया। द ग्रेटेस्ट ऑफ द सतवाहना रूलर वॉज गौतमीपुत्र सतकर्णी, जिनको कहा जाता है दैट ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज एक ब्राह्मणा, because he defeated a lot of people. He defeated actually whether it was Parthians, Greeks, Shakas, हर किसी के साथ जो है he had। तो ये डोमिनेंस की लड़ाई थी, ये वर्चस्व की लड़ाई थी, हर कोई लड़ रहा था, क्योंकि कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी। जैसा अशोका या चंद्रगुप्त मौर्य के समय दिखी, ऐसी एक सेंट्रल अथॉरिटी हमें आगे चल के दिखेगी इन द गुप्ता पीरियड। लेकिन अभी कोई ऐसी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं दिख रही थी, कोई इतना स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं दिख रहा था जो पूरे इस सब कॉन्टिनेंट को या इस पूरे रीजन को जो है वो एक कर सके। सो दिस वाज द मैक्सिमम। ये अब ये बॉर्डर्स जो हैं ये फिक्स नहीं है, ये घटती बढ़ती रही। हम जनरली जो मैप्स में किसी भी रूल का, किसी भी शासन का जब आप मैप या आप उसको देखते हो, तो वो उसके मैक्सिमम एक्सटेंट को बताता है कि मैक्सिमम इनका इतना था, बाकी ये बॉर्डर्स जो रहीं ये घटती बढ़ती रहीं। ठीक है, तो ये उनका एक मैक्सिमम स्ट्रेच था। और फिर वही कहानी, एक बहुत बेसिक सी चीज़ है, किसी भी एम्पायर का, किसी भी डायनेस्टी का जो एक बेसिक ग्राफ रहा, चाहे वो मौर्यंस हैं, चाहे वो गुप्ताज, चाहे वो मुगल्स, जिसको लेना ले लो, हर किसी की कहानी यही रही। हर किसी की कहानी जो है वो यही रही। क्यों ये रही? क्योंकि होता क्या है, जो मतलब मुझे जो समझ में आता है, दिस द ऑल व्यूज एक्सप्रेस्ड हियर आर पर्सनल, इट्स लाइक दिस, इट्स अ बेल शेप्ड कर्व। होता ये है कि नियम क्या है? नियम कहता है कि कॉन्कर करना है, नियम कहता है कि
एक्सपेंशन करना है। अब एक्सपेंशन करते करते कहाँ तक कर लोगे, मैक्सिमम स्ट्रेच तक ले जाओगे जो भी आपकी कैपेसिटी है। अब आप उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते, आप उसको और आगे शूट अप नहीं कर सकते, तो क्या होगा, अब आपको उसको कंसोलिडेट करने की ज़रूरत है। अब आपको एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की ज़रूरत है जो उस एम्पायर को जो है वो एक स्ट्रक्चर दे पाए। मौर्यंस, अब ये जो डिक्लाइन पीरियड है ना, ये पीक तक पहुंचने का और ये डिक्लाइन पीरियड हर किसी डायनेस्टी के लिए अलग रहा। मौर्यंस के लिए अलग है, गुप्तास के लिए अलग है, दिल्ली सल्तनत का अलग होगा, मुगल्स का अलग होगा। और ये कितना लंबा डिक्लाइनिंग पीरियड होगा या कितना कितना फ्लैटन जो है वो सैचुरेशन पीरियड होगा, ये डिपेंड करता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कितना अच्छा है। जितना अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होगा उतना डिलेड ये डिक्लाइन होगा। डिक्लाइन होगा ज़रूर, डिक्लाइन होगा ज़रूर, क्योंकि अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशिएंसी गई, आप देखेंगे कि सब में कॉमन चीज़ क्या है, कॉमन चीज़ यही रही कि सब ने कॉन्कर के थ्रू, कॉन्क्वेस्ट के थ्रू या मिलिट्री एक्सपीडिशंस के थ्रू जो है अपने एम्पायर को बढ़ाया। लेकिन सारे एम्पायर्स के डिक्लाइन होने की एक कॉमन वजह क्या रही, सारे एम्पायर्स के डिक्लाइन होने की एक कॉमन वजह रही उनका एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर। क्योंकि एक्सपेंशन तो अब हो नहीं सकता, और जब तक ये रियलाइजेशन होता है कि अब हमें मिलिटरली या अब हमें जो है एक्सपेंशन की ज़रूरत है, तब तक क्या हो जाता है, तब तक जो है तलवार को जंग लग जाता है। और वो जंग जो है अब वो किसी काम का नहीं है, वो तलवारें अब उठेंगी नहीं, वो घोड़े अब दौड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो एक गैप आ गया है मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट में। और पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। एक पॉइंट आता है जब जो डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं, डिसेंट्रलाइज्ड जो सिस्टम्स हैं, वहाँ पर जो पावर नीचे की तरफ दी गई है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, लेट्स से, वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने लगती, करप्शन आता है, रिवोल्ट हो जाता है, या तो वो अपने आप को अलग कर लेता है, जैसे मुगल्स के केस में हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन होता गया, कंट्रोल छूटता गया औरंगजेब के बाद। और हम देखते हैं 19th सेंचुरी की बिगनिंग में, 18th सेंचुरी की बिगनिंग में, आई एम सॉरी, 18th सेंचुरी की बिगनिंग में क्या दिखता है, हैदराबाद, अवध, बंगाल, बिहार, सारे कर्नाटक, ये सब अपने आप को क्या करते हैं, अपने आप को अलग कर लेते हैं, कहते हैं कि ठीक है। और ये कौन थे, ये मुगल कमांडर्स, मुगल ऑफिसर्स थे जिन्होंने कहा कि हम आपको पैसे वैसे देते रहेंगे, हम रूल करेंगे। ये कॉमन फीचर है सब में, एक्सपेंशन की वजह से राइज और एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर की वजह से डिक्लाइन। नाउ मूविंग ऑन फ्रॉम दिस, सो इनके एडमिनिस्ट्रेशन को अगर देखें सतवाहनास के, तो यू विल फाइंड दैट अमात्याज एंड महाअमात्याज, वही the common thing, the constant thing in the past since ages, and that is bureaucracy. तो bureaucracy इनकी well established थी, और डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर अहारा जो है वो कहा जाता था। ब्राह्मण्स को पैटर्नाइज किया जाता था, ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट्स मिलते थे, ब्रह्मदेय कहलाता था वो, जो लैंड ग्रांट्स ब्राह्मण्स को दिया जाता था, दैट वाज देयर। और देन वी हैव द मिलिट्री कैंप्स भी होते थे, काटकाज एंड स्कंदवराज, ये क्या थे, ये मिलिट्री कैंप्स थे। देन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर सतवाहनाज ने इस्टेब्लिश की, कि धर्मशास्त्र जो है उसको आइडल माना, धर्मशास्त्र को आइडल माना दोनों के लिए, रूलर के लिए भी और प्रजा के लिए भी, रूलर के लिए भी और प्रजा के लिए भी, दोनों के लिए धर्मशास्त्र को आइडल माना, और कहा कि ये दोनों को फॉलो करना है। सिर्फ धर्मशास्त्र को पालन करना सिर्फ राजा का धर्म नहीं है, प्रजा को भी उसी धर्मशास्त्र के हिसाब से अपने आगे चलना होगा। सो दिस इज व्हाट दे डिड। आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो जो वेस्टर्न घाट्स का, क्योंकि सतवाहनास के कंट्रोल में था वेस्टर्न घाट्स का रीजन, वहाँ पर जितनी आपको केव्स और वो देखती मोस्टली ये उसी केव टेम्पल्स जो हैं वो उस टाइम के हैं, वेदर इट इज़ अजंता, नासिक, कौली, भाजा, इंदिस, कन्हेरी, ये सारा जो है। उसके अलावा बेसिकली जो ये केव्स और ये चीज़ें यूज़ हो रही थी, जो आर्किटेक्चर यूज़ हो रहा था, इट वाज फॉर द बुद्धिस्ट चैत्याज एंड द विहाराज। और स्तूपास बने, वेदर इट इज़ नागार्जुन कोंडा और अमरावती, वहाँ पर हमको जो है वो दिखता है। एंड दिस इज़ द पॉइंट दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर जैसे अजंता स्कूल में बुद्धा की, अजंता केव्स में बुद्धा की होल लाइफ हैज बीन डिपिक्टेड। तो पैटर्नाइजेशन तो ब्राह्मण्स का था, लेकिन इक्वल इम्पॉर्टेंस या इक्वल वेटेज जो है वो आर्ट एंड आर्किटेक्चर, वेदर इट इज़ बुद्धिज़्म और अदरवाइज, सबको जो है वो मिला। सो अजंता स्कूल ऑफ पेंटिंग, मतलब द पेंटिंग्स विच आर एट अजंता, दे आर लाइक रिमार्केबल, और अब तक वो पेंटिंग्स हैं
इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब तक वो पेंटिंग्स करीब 2000 साल आप एक रफली टाइम पीरियड ले लो, तो दे these drawings, these expressions, these paintings are still there, means it was significant. And what it depicts, जैसे this Saptashati is the depiction of the entire life of Buddha, which is मतलब पेंटिंग करके बुद्धा के जीवन को जो है वहाँ पर बता देना। और आज भी वो चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि वो जंग लग गया, वो मॉइस्चर उड़ गया, फंगस लग गया, ऐसा कुछ नहीं है, पेंटिंग्स ख़राब नहीं हुई वो, they have survived the test of time. And this is why it is important. Like you can see the Karle caves, this is Pandavlini in Nasik. Ajanta paintings, you see these are paintings, 2000-year-old paintings. फाइन, अब इनकी इकोनॉमी को अगर समझें तो सतवाहनाज जो है ये कॉइन्स इशू कर रहे थे, सिल्वर गोल्ड कॉइन्स जो है इन्होंने, कॉपर कॉइन्स, लेड कॉइन्स भी इशू किए। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि दीज सतवाहनाज वर द फर्स्ट नेटिव इंडियन रूलर्स जिन्होंने राजा का पोर्ट्रेट, द पोर्ट्रेट ऑफ द रूलर ऑन द कॉइन, ये इंस्पिरेशन इन्होंने ग्रीक से लिया। ये पर्शियन ग्रीक्स जो उस तरफ नॉर्थ वेस्ट में अभी डोमिनेट कर रहे थे, ये इंस्पिरेशन इन्होंने वहाँ से लिया। एंड दे वर लाइक द फर्स्ट टू डू दीज थिंग्स। इकोनॉमी की बात करें तो एग्रीकल्चर, नो डाउट एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन, और वहीं से जो है लैंड रेवेन्यू सारी चीज़ें जनरेट हो रही थी। अगर हम बात करें सो वेदर इट इज़ पैडी और इट इज़ कॉटन प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें जो है ये कर रहे थे। आयरन ओर का प्रोडक्शन भी हो रहा था, तो इकोनॉमी भी मोर और लेस एग्रीकल्चर और मेटलर्जी, कि तो खाना था या लड़ना था, खाने के लिए एग्रीकल्चर की ज़रूरत थी, लड़ने के लिए हथियार, हथियार के लिए लोहा, मेटलर्जी, यही कर रहे थे। सोसाइटी एंड रिलीजन को अगर समझें सतवाहनाज के टाइम पे, तो सतवाहनाज ऑल्सो रिवाइव ब्राह्मणिज्म एंड दे आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिज्म इन डेक्कन। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बहुत लंबे समय तक जैनिज्म और बुद्धिज़्म का डोमिनेंस रहा, लेकिन दिस वाज देयर, उन्होंने जो वैदिक रिचुअल्स थे, जो वैदिक सैक्रिफाइसेस थे, उनको भी रिवाइव किया। लेकिन एक डिफरेंट था, क्योंकि थोड़ा सा एक डिफरेंट कल्चर से आ रहे थे, डिफरेंट जोन से आ रहे थे। तो ये सोसाइटी जो थी, ये जो सतवाहनाज वाली सोसाइटी थी, इट वाज मेनली व्हाट टू कॉल अ मैट्रिलिनियल सोसाइटी जो है, मैट्रिलिनियल सोसाइटी जो है वो ये थी। और इस मैट्रिलिनियल सोसाइटी का मतलब ये था कि यहाँ अपनी माँ का नाम अपने साथ जोड़ा जाता था। जैसे हमने कहा द ग्रेटेस्ट रूलर वाज गौतमी पुत्र सतकर्णी, तो गौतमी उनकी माँ का नाम था, या वशिष्ठी पुत्र पुलमाई, पुलमावी, और जो भी ये यज्ञश्री सतकर्णी, मतलब यहाँ पर इन्होंने अपनी माँ का नाम, जैसे इनकी माँ का नाम था गौतमी बालाश्री, तो माँ का नाम जोड़ा, मतलब समाज में थोड़े बहुत बदलाव आ रहे थे। ठीक है, यहाँ पर महायान बुद्धिज़्म जो है इस पॉइंट ऑफ टाइम तक फ्लरिश हो रहा था इस रीजन में। एंड तभी तो बुद्धा के पिक्चर्स देखिए, हीनयान बुद्धिज़्म अगर आप देखोगे तो वो आइडोलेट्री और इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते, लेकिन महायान बुद्धिज़्म में आपको दिखेगा कि आइडोलेट्री जो है वो है। और बट हिंदुज़्म की अगर बात करें तो यहाँ पर कृष्ण वर्शिप जो है वो भी पॉपुलर थी। प्राकृत लैंग्वेज को जो है इन्होंने इम्पोर्टेंस दिया। ये एक ज़रूर चीज़ है कि जो वैदिक चीज़ें थी वो रिवाइव की, लेकिन संस्कृत रिवाइव नहीं की इस रीजन में। सतवाहनास के टाइम पे हम देखते हैं कि प्राकृत का डोमिनेंस जो है वो बढ़ता है। द सतवाहना रूलर हाला हिमसेल्फ वाज अ ग्रेट स्कॉलर एंड ही कंपोज्ड गाथा सप्तसती। अब इधर कंटेम्प्रेरी कुछ हो रहा था यहाँ पर, मतलब ये तो हमने देखा डेक्कन और इस तरफ हो रहा था, लेकिन उसके ही साथ साथ कुछ कंटेम्प्रेरी यहाँ नॉर्थ वेस्ट में इस रीजन में जो है आपको होता हुआ दिख रहा था, इस रीजन में होता हुआ दिख रहा था, एंड दैट वाज इंडो ग्रीक्स, दैट वाज इंडो ग्रीक्स। अब ये इंडो ग्रीक्स कहाँ से आए? सर इंडो ग्रीक्स आए वो लोग जो जिनको अलेक्जेंडर के टाइम ग्रीक्स का रूल आ गया था, अलेक्जेंडर के रूल के टाइम जो है इनको छोड़ा गया, और ग्रेजुअली ये वहाँ से जो लोग रह गए थे वो सेटल हो गए, एंड दे बिकम लोकलाइज्ड ओवर टाइम। मतलब ये ग्रीक्स का भी इंडियनाइजेशन हो गया, इसलिए हमने इन्हें प्योर ग्रीक्स नहीं थे, ये इंडो ग्रीक्स थे, मतलब इंडियन कल्चर और ग्रीक कल्चर दोनों के इसमें आप कह सकते हैं कि एलिमेंट्स थे। अब हुआ क्या
कि यहाँ पर इनकी 3 ब्रांचेज हो गई। किसकी? ये इंडो ग्रुप रूल की। एक हो गई बैक्ट्रिया, बैक्ट्रिया मतलब हो गया आपका अफगानिस्तान वाला रीजन, नॉर्दर्न अफगानिस्तान वाला रीजन, तक्षशिला और सियालकोट। अब ये सब उसी तरफ हैं, आप ये देखेंगे ये सारा, ये देखो ये बैक्ट्रिया हो गया, ये तक्षशिला हो गया, ये 3 ब्रांचेस जो हैं यहाँ पर हो गई ऑफ दिस रूल। जो सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर इंडो ग्रीक्स का जो हमें याद रखना है, जो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, दैट इज मिलिंदा और मिनेंडर। और इसकी भी जो सवाल आने की प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ से है, मिलिंद पन्हा और मिलिंद पान्हो। बेसिकली हुआ क्या, ये जो ग्रीक्स थे, this person Menander, he was very much interested, so he was having a conversation with a monk. His name was नागसेना, ठीक है। और इनके बीच जो है क्वेश्चन आंसर, एक कॉन्वर्सेशन, एक इंटरव्यू काइंड ऑफ थिंग होता है, क्वेश्चन आंसर सेशन होता है। और इसके एंड में ही एक्सेप्ट्स बुद्धिज्म। और ये उनकी कॉन्वर्सेशन, ये नागसेना और मिलिंदा या मिनेंडर की जो है कॉन्वर्सेशन इज रिकॉर्डेड इन मिलिंद पन्हा और मिलिंद पान्हो। और यहीं पर हम देखते हैं कि ये बुद्धिज्म यहाँ से स्प्रेड होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, these people, Indo-Greeks were the first people to issue gold coins with the portrait of the ruler god। और जिस तरीके से देखो आप ग्रीक कल्चर में भी देखोगे तो वहाँ पर भी मल्टीपल गॉड्स हैं, हर चीज़ के लिए एक उनके पास गॉड है। वैसे ही आपको यहाँ पर भी दिखेगा। तो मोर और लेस जो है दे इंट्रोड्यूस्ड दीज थिंग्स। और ये गॉड्स के, मल्टीपल गॉड्स के पोर्ट्रेट या किंग का पोर्ट्रेट होना कॉइन पे, तो ये एक सिंबल बताता है कि इकोनॉमी जो है वो डेवलप हो रही थी। हम ये कहते हैं कि दे आर इंडो ग्रीक्स। क्यों इंडो ग्रीक्स? बिकॉज वो थे तो ग्रीक, लेकिन ग्रेजुअली जब वो यहाँ रुके, वो यहाँ रहने लगे, तो उन्होंने यहाँ के जो कल्चर थे, जो सोशल कल्चर, कस्टम ट्रेडिशंस थे, उनको भी अडॉप्ट किया। एंड दे मेड एडवांसमेंट इन ऑल द फील्ड्स, वेदर इट इज़ मेटलर्जी और मेडिसिन और वट एवर, जिन भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही थी, जो भी उस वक्त की इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, उसमें इन्होंने मास्टरी की। इंडो ग्रीक्स ने हिंदुज़म और बुद्धिज़्म, मैंने आपको दोनों के बारे में बताया कि दोनों चीज़ें यहाँ पर विजिबल थी। एंड दिस वाज द टाइम व्हेन वी सॉ द डेवलपमेंट ऑफ दिस Gandhara school of art। And this Gandhara school of art is what? This Gandhara school of art is what to call, क्या कह सकते हैं इसे, एक ऐसा स्कूल जहाँ पे आपको ग्रीक इन्फ्लुएंस भी दिखेगा। सो वी हैव द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, द अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट एंड द गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट। उसमें गंधारा इज़ फ्रॉम दिस रीजन, ग्रीक रीजन, और यहीं से आपको जो है इम्पैक्ट दिखता है किसका, ग्रीक टेक्निक्स का आर्ट में। सो दिस इज़ देयर। एंड सो ग्रीक गॉड्स के साथ कंपैरिजन करके वही चीज़ यहाँ पर भी आपको इनमें देखने को मिली कि जिस तरीके से वो ग्रीक गॉड्स को डेपिक्ट करते थे, वैसे ही उन्होंने कई जगह बुद्धा को भी डेपिक्ट किया और दूसरे हिंदू गॉड्स को भी डेपिक्ट किया। फाइन। देन केम द पार्थियंस। अब ये सब यहीं से आ रहे थे, यही रूट था और कोई रूट ही नहीं था। जिसको भी सेंट्रल एशिया टू ईरान, ईरान टू इंडिया, यही एक मोर और लेस कॉमन रूट जो है वो बना हुआ था। पार्थियंस कौन थे? ये बेसिकली ये भी ईरान से आए हुए थे, सेमी नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट ट्राइब जो ईरान से आई और उसने अपने आप को यहाँ पर स्टैब्लिश किया। ओके, सो पार्थियंस आते हैं। दे केम टू इंडिया और दे टुक कंट्रोल द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया बाय 100 BC, 100 BC की के आसपास जो है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है कि इन पार्थियंस के टाइम पे हमको क्रिश्चियनिटी जो है वो अराइव होते हुए दिखती है। ये देखिए, ये फिर उसी रीजन में आ जाते हैं। ये जब भी अगेन आई एम टेलिंग यू, ये रीजन कमज़ोर है तो ये अटैक के लिए ये चीज़ें जो है ये वीक हो जाती हैं, ये मतलब वल्नरेबल हो जाती हैं, वीक तो नहीं, वल्नरेबल ज़रूर हो जाती हैं इस रीजन के वीक होने से। फिर शाकाज ऑल्सो नोन एज सिथियंस। अब ये कहाँ से आई? ये वेस्टर्न चाइना की तरफ से,
ये बिल्कुल इनका मैप है इसी, दे केम लाइक दिस, इधर से आएंगे। तो वेस्टर्न चाइना से सेंट्रल एशिया से हिंदू कुश क्रॉस करके इंडिया, इनका रूट ये था। फर्स्ट शाका किंग जो है, इट हिज नेम वाज मॉइज और मोगा 80 BC के आसपास जो है, और यहाँ से हमको 80 BC के आसपास इसका रूल शुरू होता है। और इसके बारे में पता चलता है फ्रॉम योर दिस इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स। और ये साका रूल अगर नॉर्दर्न इंडिया में बात करें तो मथुरा, उज्जैन, गिरनार, तो ये देखो ये वाला रीजन ये इनके कंट्रोल में था। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि पाटलिपुत्र तक गए थे, लेकिन कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते हैं। खैर, द सत्रापास और महासत्रापास उस इनके ऊपर इस नाम से जो है ये रूल कर रहे थे। दे कॉल्ड देमसेल्फ क्षत्रापास और द महाक्षत्रापास, और दे वर द वन हु वर एट वॉर विथ सतवाहनास। और यहाँ पर रुद्रदमन का रोल आता है। रुद्रदमन वाज समवन हु इज रिस्पॉन्सिबल, जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है उसमें रुद्रदमन का नाम आता है। उसके अलावा सुदर्शन लेक का जो रिपेयरिंग है, जो उसका रिकंस्ट्रक्शन है, वो भी इसी के टाइम पे होता है। सो दे वर प्लेइंग, दे वर सिग्निफिकेंट व्हेन इट कम्स टू ओवरऑल डेवलपमेंट। और यहाँ पर द किंग ऑफ उज्जैन हु डिफीटेड द शाकाज एंड assumed द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य, और यहीं से जो है विक्रम संवत एरा की शुरुआत होती है। ये पॉइंट जो है ध्यान रखिएगा। ओके, देन कुशान्स। अगेन आई एम गोइंग इन अ वेरी क्विक मैनर, रीजन बीइंग क्योंकि हमें सिर्फ रिवीजन करना है। पर्पस ये है कि एक जो भी हमारे टाइम पीरियड है, इसको एक वीडियो देखने के बाद आपको रिवीजन दोबारा करने की ज़रूरत ना पड़े। यू कैन वॉच इट इन अ क्विक मैनर, finish off your revision and move on. This is what the purpose is here. So कुशान्स 50 AD to 30 AD। अब ये कौन थे? बेसिकली कुशान भी नहीं था इनका, ये ना एक चाइनीज चाइना में there were 5 great tribes, they were called as the यूजी tribes, और यूजी tribes में से एक, उन 5 ग्रेट ट्राइब में से एक ट्राइब थी क्यूशैंग, और वही क्यूशैंग या गुईशैंग जो है वो इंडिया की तरफ आते आते कुशान हो जाता है। ठीक है, सो इनकी कैपिटल वॉज पुरुषपुरा। पुरुषपुरा इज मॉडर्न डे पेशावर, पाकिस्तान। तो ये वहाँ से रूल कर रहे थे, बिकॉज इनका जो यू कैन सी ये सेंट्रल एशिया, ये खोतान, काशगर, याजदान, चाइना, ये उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, बैक्ट्रिया, ये था पुरुषपुरा, पेशावर, और ये यहाँ से पाटलिपुत्र, और इवन एक थ्योरी ये कहती है कि बंगाल तक रूल कर रहे थे। सो अरेबियन सी भी इनके पास था, बंगाल भी इनके पास था, हिंदू कुश भी इनके पास था, मंगोलिया से ऊपर तिब्बत प्लेटो का वो वाला साइड भी इनके पास था, और ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान भी इनके पास था। मीन्स दे वर वन ऑफ द लार्जेस्ट और द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दैट टाइम। important ruler was Kanishka, and apart from that Vem, Catphises, Visiska, ये जो दूसरे इम्पॉर्टेंट थे कनिष्का के वक्त समय पे। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखने वाला है, दैट द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज इसके टाइम पर, किसके? कनिष्का के समय पर ये होती है। शाका एरा, कनिष्का के समय जो है इम्पॉर्टेंट ये है कि इनका कंट्रोल, अगर आप इस मैप को देखो, ये देखो, ये सिल्क रूट कंट्रोल कर रहे थे। इशू ये था कि ये एंशियंट सिल्क रूट को कंट्रोल कर रहे थे, दे वर फ्लरिशिंग। और कनिष्का का जो कंट्रोल था, फिर वो जो बुद्धिज्म एम्ब्रेस करता है, महायान बुद्धिज्म, जैसे अशोका जो है वो हीनयान बुद्धिज्म को फॉलो कर रहा था, लेकिन कनिष्का की जब हम बात करते हैं, फॉलोड महायान बुद्धिज्म। और महायान बुद्धिज्म में को चाइना, जापान और कोरिया तक ले जाने की जो शुरुआत हुई वो यहाँ से होती है। वो यही रूट जो यहाँ से, और यू कैन सी दैट इट वेंट इनटू दिस साइड। सो बुद्धिज्म जो चाइना और इस तरफ जो गया बुद्धिज्म, वो किसके समय हुआ? वो दैट वाज दिस कनिष्का's टाइम। एंड ये जो है मतलब बिकॉज दे वर ऑल्सो ट्राइब्स थी, और उन जो ट्राइब्स का जिस तरीके का अटायर होता है, तो बेसिकली दे वर समवन हु हैड फाइटिंग। एंड ऑफ कोर्स ये इतना बड़ा एम्पायर तो रिक्वेस्ट पे तो आया नहीं होगा, लड़ाई हुई होगी,
विक्ट्रीज हुई होंगी, कॉन्क्वेस्ट हुए होंगे, एंड दिस इज देयर। ये देखिए, ये एक कनिष्का, ये बुद्धिस्ट कॉइन्स हैं उस दौर के, गोल्ड कॉइन्स। फाइन, सो दिस वाज अबाउट द मेजर डायनेस्टीज जिन्होंने इस समय तक रूल किया। लेकिन फिर कुछ हुआ, फिर कुछ ये हुआ कि कुछ यूं सा था कि इस 500 सालों में स्टेबिलिटी नहीं थी। कुशांस नेटिव इंडियंस जो हैं, देखिए रूल तो तभी स्टेबल होगा जब नेटिव्स रूल करेंगे, बाहर वाले कभी रूल नहीं कर पाए। जब तक नेटिव्स का रूल नहीं होगा आपको स्टेबिलिटी नहीं दिखेगी। ये ज़रूर हो सकता है कि जो फॉरेन रूलर्स हैं वो आए और जो नेटिव रूलर्स हैं उनको हटा के जो है रूल करें, लेकिन वो फॉरेन रूलर्स भी जो है वो ज़्यादा लंबे वक्त तक रूल नहीं कर पाएंगे। हम चलेंगे यहाँ से गुप्ता पीरियड की तरफ, विच इज़ लाइक फ्रॉम 300 to 600 सी। अब यहाँ क्या हो रहा था, थोड़ा सा हिस्ट्री को समझते हैं। गुप्ता पीरियड इन जनरल द गोल्डन एज ऑफ आर्ट, कल्चर, साइंस, लिटरेचर, एवरीथिंग इन इंडिया। और यहाँ से हमें सिर्फ यही एक चीज़ नहीं मिलती है, गुप्ता पीरियड से हमें एक स्टेबिलिटी मिलती है। गुप्ता पीरियड से हमें एक मतलब शाकाज ने कुशांस ने, सॉरी, कुशांस ने जो चीज़ें की, जिस तरीके से उन्होंने मिनिमम लेवल ऑफ कंसोलिडेशन करने की कोशिश की, वो एक तरीके से एक प्रिकर्सर बन गया कि गुप्ता एम्पायर जो है इतना फ्लरिश कर पाए। सो दे हैड ट्रेड। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, दैट इकोनॉमी इज द सोल ऑफ एम्पायर। सिंपल, इकोनॉमी इज द सोल ऑफ एम्पायर। और यहाँ पर उनको एक इस्टेब्लिश्ड ट्रेड रूट मिल रहा था, इनको एक इस्टेब्लिश्ड ट्रेड कल्चर मिल रहा था, जिसकी वजह से देवर फ्लरिशिंग और दे फ्लरिश्ड। सो दिस, इस डायनेस्टी की शुरुआत किसने की? गुप्ता डायनेस्टी की शुरुआत की श्री गुप्ता ने। इट वाज स्टार्टेड बाय हिम एंड दिस इज गुप्ता एम्पायर टू इट्स लार्जेस्ट एक्सटेंट। चंद्र, लेकिन श्री गुप्ता को एक छोटी सी प्रिंसिपैलिटी मिली, वहाँ से शुरुआत हुई और ग्रेजुअली करते करते द थर्ड रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, एंड दैट वाज चंद्रगुप्ता वन। अलग अलग डेट आती हैं, 319 टू 330, 335, क्योंकि डेफिनेट सोर्सेज नहीं है। लेकिन यहाँ से चंद्रगुप्ता वन से गुप्ता डायनेस्टी की हिस्ट्री को एक डेफिनेट कहना चाहिए कि वो मिलता है, डेफिनेट कैरेक्टर मिलता है, डेफिनेट हिस्ट्री जो है थोड़ी सी वेल डिफाइंड होने लगती है। सो ही वॉज द वन हु अज्यूम द टाइटल। अब तक किसी ने महाराजा या महाराजा धीराज वाला जो है टाइटल नहीं लिया, लेकिन यहाँ पर क्योंकि अब ये एक बड़े एम्पायर को जो है रूल कर रहा था, एंड ही द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ हिज लाइफ or rather anyone's life is the marriage. And what happened that he married Kumar Devi. अब कुमार देवी कौन थी? एक लच्छवी क्लैन की प्रिंसेस थी, उससे इनकी शादी होती है। और ये क्या होते हैं, इसकी वजह से, इस शादी की वजह से जो नॉर्दर्न, जो मगध वाला रीजन है, जो कभी एक प्राइड प्रेस्टीज वाला रीजन होता था कि मगध के ऊपर अगर आपका कंट्रोल है तो इट इज़ ऑल प्राइड प्रेस्टीज बिलोंग्स टू यू, तो वो चीज़ जो है यहाँ पर इनके पास आती है। यहाँ से ये इनको वो स्टार्टअप का किक मिल जाता है कि अब ये यहाँ से गुप्ता एम्पायर जो है वो ग्रो करेगा। सो हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे समय में जो है साउथ बिहार, झारखंड, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये पूरा जो गंगा का बेल्ट है बेसिकली, इस पे इनका कंट्रोल था और वहाँ से ये ग्रो करना शुरू करते हैं। ही वॉज द फर्स्ट वन, मतलब ये पहली बार आपको दिखेगा दैट जॉइंट कॉइन्स एंड कॉइन्स इन द नेम ऑफ क्वीन। सो दोनों, मतलब जॉइंट कॉइन्स जो है वो इशू हुए। यू कैन सी दैट एक तरफ ये, एक तरफ मतलब जॉइंट कॉइन्स, एक तरफ राजा का, एक तरफ रानी का पोर्ट्रेट जो है वो कॉइन्स में आने लगा, और वो दिस वाज विजिबल, दिस इज अ थिंग। देन हिज सन समुद्रगुप्त, नेपोलियन ऑफ द ईस्ट, जो कहना है कहो। विंस्टन स्मिथ ने कहा था, एंड व्हाई, आई टेल यू व्हाई। यू सी दिस मैप, ये जो हिस्सा दिख रहा है ना, ये वाला, ये था चंद्रगुप्ता वन का।
ये जो रीजन दिख रहा ना, ये जितना ये ऑरेंज, ये पूरा, this was also the part of Gupta Empire, लेकिन this was the part of empire which was added by समुद्रगुप्ता. This you can see क्यों उसको इतना importance मिला. Now let's see what he did. समुद्रगुप्ता ruled for almost 40-45 years. फिर वही dates का थोड़ा सा है, leave that. dates का भी यूपीएससी पूछता नहीं है इतना, तो कोई बात नहीं. और his court poet was हरिसेना. और हरिसेन ने जो है इनके बारे में प्रयाग प्रशस्ति में काफ़ी कुछ लिखा, एंड दैट वाज रिटन इन चेस्ट संस्कृत. संस्कृत में लिखी हुई, क्लासिकल संस्कृत में लिखा हुआ. और यहाँ पर जो है समुद्रगुप्त ने क्या लड़ा या क्या जीता. सो ही डिफीटेड 8 किंग्स ऑफ आर्यवर्त, उत्तर पथ हम जिसे कह रहे हैं इस रीजन का. ही डिफीटेड 12 किंग्स ऑफ दक्षिण पथ, मतलब he defeated everyone who came in his way. and यहाँ पर हमें दिखता है कंसोलिडेशन. ये कंसोलिडेशन लास्ट टाइम अशोका के टाइम दिखा था, और अब कंसोलिडेशन कब दिख रहा है, उससे करीब करीब 500-600 साल बाद हमें ये कंसोलिडेशन, ये वाला कंसोलिडेशन, ये इससे पहले नहीं दिखा. एटलीस्ट नॉर्दर्न इंडिया को तो कंसोलिडेट करने का काम ही डिड. सो समुद्रगुप्त वाज देयर, एंड मोर और लेस इसने भी समुद्रगुप्त they came, टेक्स्ट में जो हमें पता चलता है that they were of वैश्य origin. और लेकिन इन्होंने जो वैदिक सैक्रिफाइसेस थे, वैदिक कल्चर थे, उनको रिवाइव किया, अश्वमेध यज्ञ किया, स्पेशली आफ्टर दिस विक्ट्री. एंड ही शूड अश्वमेध कॉइन्स, टाइगर स्लेयर कॉइन्स, मतलब जो भी ही प्लेइंग वीणा शोड द लव फॉर आर्ट एंड कल्चर. और ये विजिबल है क्योंकि गुप्ता एज को हम क्या कहते हैं इंडियन कल्चर या एंशिएंट इंडियन कल्चर में गोल्डन पीरियड, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ डेवलपमेंट होगा. ये इंडिया का रेनेसां पीरियड था. जैसे आप वर्ल्ड हिस्ट्री में रेनेसां पढ़ते हो ना, जब एज ऑफ रिफॉर्मेशन आता है यूरोप के अंदर, तो वहीं पर न्यूटन, शेक्सपियर, कोपरनिकस, सब गैलीलियो, सब एक साथ दिखने लग जाते हैं. ऑल ऑफ अ सडन दे ऑल अपीयर, वेदर इट इज डांटे, वेदर इट इज दैट जॉफ्री चॉसर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ये सारे लोग एक साथ इमर्ज होते हैं यूरोपियन हिस्ट्री में और दुनिया की हिस्ट्री को बदलते हैं. एज ऑफ रिफॉर्मेशन था. इंडिया में भी चाहे आर्यभट्ट हो, चाहे वो विशाखा दत्ता हो, चाहे वो विष्णु शर्मा हो, चाहे वो कालिदास हो, चाहे वो सुश्रुत हो, चाहे वो चरक हो, ये सब इस पीरियड में थे. ये इसीलिए गोल्डन पीरियड है ये सब लोग, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिल गई तो किसी और तरफ ध्यान दिया जाएगा ना. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो इस तरफ ध्यान कैसे पहुंचेगा. सो दिस इज देयर. उसके अलावा ही वॉज no, of course, तभी फ्लरिश कर रहा था, that he was a great patron of music, art, culture and everything. And Napoleon of the East, विंसन स्मिथ ने कहा था इसको. एंड ही दिस इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन और प्रयाग प्रशस्ति में इनको धर्म प्रचार बंधु भी कहा. उसके बाद ये जो तीसरा हिस्सा है, ये जो ग्रीन रीजन है, लास्ट वन, गुजरात और ये अरेबियन सी वाला रीजन, दिस वाज एडेड बाय चंद्रगुप्ता टू. दिस वाज एडेड बाय चंद्रगुप्ता टू. नाउ ही वाज द वन हु डिफीटेड शाकास, जो वेस्टर्न विंग्स में थे, उसको शाकास को डिफीट किया. ही वाज द वन हु रूल्ड फ्रॉम उज्जैन. चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य. फाइन. सो अब यहाँ से जो है ही वाज द शाका कॉइन्स की तरह इसने भी सिल्वर कॉइन्स इशू किए. सो एक बिकॉज सब चीज़ सेट मिली हुई थी. ओवरऑल कहानी ये थी, ही जस्ट हैड टू डिफेंड दिस यू नो हिज एम्पायर. लेकिन द लव फॉर आर्ट एंड कल्चर एंड दिस थिंग इज इजीली विजिबल. तो जहाँ तक बात है कालिदास और अमर सिन्हा, अमर सिन्हा रोट योर दिस the Amarkosh, the Sanskrit dictionary of Sanskrit, the lexicon, Sanskrit lexicon, वो अमर सिन्हा ने लिखी. मतलब यहाँ पर जो ज़्यादा कंसंट्रेशन था वो आर्ट एंड कल्चर के ऊपर था. यहाँ से चाहे केव इंस्क्रिप्शंस हो, यहाँ उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शन हो विदिशा में जो है, तो यहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती. चाइनीज़
ट्रैवलर, बुद्धिस्ट ट्रैवलर फाहीन भी इसी दौर में इंडिया आता है, और उसके अकाउंट के हिसाब से भी इंडिया वॉज अ गुड पीसफुल प्लेस टू लिव इन. फाइन. देन केम कुमार गुप्ता. कुमार गुप्ता के बारे में सिर्फ ये पॉइंट ध्यान रखना, ये वाला. ही वॉज द वन हु फाउंडेड, सक्सेसर ऑफ नो डाउट चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य, बट ही वॉज द वन हु फाउंडेड द नालंदा यूनिवर्सिटी. लेकिन यहाँ पर हुन्स का और हुनास का जो इन्वेजन है वो हिंदू कुश कमज़ोर, हुन्स. सो कुशांस के बाद हुन्स के बाद अरब के बाद टर्किश के बाद अफगान के बाद टर्किश के बाद मुगल के बाद अफगान के बाद ईरानी, और फिर अंग्रेज़. खैर अंग्रेज़ उधर से नहीं आए, अंग्रेज़ पानी के रास्ते आए. सो he also performed अश्वमेध यज्ञ and all these things. So whatever जो भी अपने आप को establish करने के लिए, अपने आप को consolidate करने के लिए, अपनी position को strong करने के लिए जिन भी चीज़ों की ज़रूरत होती वो सारी चीज़ें ये करते थे. But important चीज़ ये थी कि although he performed अश्वमेध यज्ञ और सारी चीज़ें की, लेकिन at the same time he founded Nalanda University, and Nalanda University became a very important center of Buddhist learning. मतलब ये उसने रोका नहीं, राजा ने कहा कि अरे आई एम अ हिंदू रूलर, यूनिवर्सिटी में बुद्धिज्म कैसे पढ़ा रहे हो. टॉलरेंस और एक्सेप्टेंस था, और ये हमें सीखना चाहिए. ये इन लोगों से सीखना चाहिए जिन्होंने हर चीज़ की, अपने धर्म को भी फॉलो किया और लेकिन दूसरे धर्म को परेशान नहीं किया. ये एक अच्छे, इसीलिए गोल्डन पीरियड है, इसीलिए हम इसे गोल्डन पीरियड कह रहे हैं. इसीलिए वी आर सेइंग दैट दिस वाज द टाइम व्हेन आर्ट, लिटरेचर, एवरीथिंग दिस गॉट फ्लरिश्ड इन दिस. सो the coins. Then Skandagupta, last prominent ruler of Gupta. लेकिन इसके टाइम तक आते आते क्या हुआ, दो तरफ से अटैक हो रहा था. एक तो हुन्स का इन्वेजन कॉन्टिन्यूस आ रहा था सेंट्रल एशिया की तरफ से, हिंदुकुश की तरफ से हुन्स का अटैक हो रहा था. और इंटरनली देयर वाज अ ट्राइब कॉल्ड पुष्यमित्रा. इसका पुष्यमित्र शुंगा से कोई ताल्लुक नहीं है. एक ईस्टर्न साइड में एक ट्राइब जो है वो प्रोमिनेंस में आती है, पुष्यमित्रास. और ये पुष्यमित्रास बार बार अटैक कर रहे थे, तो ये बार बार चैलेंज कर रहे थे गुप्तास को. तो स्कंदगुप्ता वाज द लास्ट प्रोमिनेंट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी. और ये दोनों जो है वो दोनों तरफ से इन्वेजन और अटैक जो है ये कर रहे थे, एंड जिसकी वजह से ये कमज़ोर हो गए. सक्सेसर्स ऑफ स्कंदगुप्ता दे वर इनकॉम्पिटेंट, और वो उस एम्पायर वाले स्टेटस को जो है वो मेंटेन नहीं कर पाए. डिक्लाइन हुआ. ग्रेजुअली वही चीज़ होगी कि जैसे ही गुप्तास डिक्लाइन करेंगे, छोटे बड़े मैत्रिकाज, मौखरी, ये पुष्यभूतिज ऑफ थानेसर, सॉरी वर्धनाज ऑफ थानेसर, आई एम सॉरी, ये सारे जो लोग हैं ये एमर्ज होंगे. उसके अलावा जो है गौड़ाज, यशोवर्मन मालवा, ये लोग एमर्ज होना शुरू होंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर आगे चल के, मतलब स्कंदगुप्ता के बाद तक हमें कोई ऐसी प्रोफेशनल या स्ट्रांग आर्मी नहीं दिखती. मैंने आपको कॉमन रीजन पहले ही बता दिए. जब अगर आपको डिक्लाइन नहीं समझ में आएगा तो यही लिख दीजिएगा. सक्सेसर्स वीक थे, एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन था, मिलिट्री ऑर्गेनाइज नहीं थी, स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, एक्सटर्नल इन्वेजन हो रहा था, इंटरनल रेबेलियन हो रहा था. कॉमन नाम याद रह जाए तो ठीक है. लास्ट गुप्ता रूलर वाज विष्णु गुप्ता, रूल्ड फ्रॉम 540 टू 550 सी. और यहाँ इसके बाद हम देखेंगे हर्षवर्धन का रूल आगे. खैर, अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, ओके, सो एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, सो देयर वाज अ किंग वाज हैविंग अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू असिस्ट हिम, और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स वर लाइक भुक्ति, देन विषया मतलब भुक्ति was headed by Uparika, and this Vishya was headed by Vishyapati. ठीक है. Then this Vishya was further divided into Vithi. Vithi and the villages being the smallest unit. So basically ये कहना चाहिए कि ब्यूरोक्रेसी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर वाज नॉट एज elaborate as we saw in the Mauryan Empire. Fine. So same kind of officers थे. You can see you had महादंडनायका, ये नाम याद रखना, महाप्रतिहारा, पता चलेगा क्यों. Then Mahaprathihara was the chief of the guards. Then Dutaka,
संधि विग्रह का फॉरेन मिनिस्टर काइंड ऑफ, पीलुपति अश्वपति नाम से ही समझ में आ रहा है। नरपति, देन रण भंडारगरिका, रण भंडारगरिका वाज लाइक द चीफ ऑफ द वॉर सप्लाईज, इन चार्ज ऑफ द स्टोर। अक्षपातालाधिकर्ता, दैट वाज रिकॉर्ड्स एंड अकाउंट्स, फाइन। जब इतना बड़ा एम्पायर था तो इकोनॉमी तो होगी, जाहिर सी बात है, बगैर इकोनॉमी के तो एम्पायर कुछ है ही नहीं। और यही मॉडर्न डे अल्टीमेटली, कितना भी एक्सपेंशन किसी ने किया, अलेक्जेंडर ने कितना एक्सपेंशन किया, क्यों नहीं टिका? क्योंकि इकोनॉमी नहीं बना पाया। और आज के टाइम पे मॉडर्न डे में स्ट्रांग वही है जिसके पास इकोनॉमी है। सो इकोनॉमी इज द सोल ऑफ एम्पायर। एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स, आर्ट, क्राफ्ट, सब चीज़ जो है बढ़िया अच्छी चीज़ चल रही थी। ट्रेड वाज गुड। गुप्ताज इशूड लेस प्योर कॉइन्स देन कुशाना। ये पता है, इस तरीके के स्टेटमेंट कभी कभी यूपीएससी दे देता है और हमें उसके दो ऊपर के स्टेटमेंट आते होते हैं, ये तीसरे स्टेटमेंट में कन्फ्यूजन होता है, कई बार अटेम्प्ट करना मजबूरी बन जाता है और वो आंसर गलत हो जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें जो जो एक्सेप्शंस होते हैं, जो यूनिकनेस होती है, उस पर फोकस करोगे ना, इसीलिए इसमें जो है यूनिकनेस पे आप जितना फोकस करोगे आपको उतना आसान हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करने का सीधा तरीका ये है, सर या तो क्वेश्चन आता है या तो नहीं आता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कम से कम 2 बार पढ़ो क्वेश्चन को, 2 बार पढ़ो ऑप्शंस को। भले ही तुम्हें पता है कि ऑप्शन ए जो है वो सही है, इसका मतलब ये नहीं कि बी सी डी को पढ़ना नहीं है। बी सी डी को भी पढ़ना है, क्योंकि हो सकता है सी या डी ए से ज़्यादा करेक्ट निकल आए। कई बार आपको इस तरीके से जो है आंसर्स को देना पड़ता है। फाइन। सोसाइटी एंड रिलीजन को समझें तो फ्यूडलिज्म था, फ्यूडलिज्म इंडिया में आ चुका था। फ्यूडलिज्म मतलब सामंतवाद हम जिसे कहते हैं, सामंतवाद इंडिया में आपको यहाँ पर दिखता है। देन हियर इन दिस केस तो, और ब्राह्मण और फ्यूडल चीफ जो थे, ब्राह्मण और फ्यूडल चीफ जो थे उनको दे वर रिसीविंग लैंड ग्रांट्स। द स्टेटस ऑफ वुमेन एंड शूद्रस दे इम्प्रूव्ड, और यहाँ पर रामायण, महाभारत, वर्शिप कृष्ण, ये चीज़ें जो है वो शुरू हो गई थी। द एरन इंस्क्रिप्शन ऑफ भानुगुप्ता रिवील्स द एग्जिस्टेंस ऑफ सती एंड चाइल्ड मैरिज। तो ये दोनों चीज़ें, सती और चाइल्ड मैरिज जो है वो थी। फाहिन कहता है कि ओवरऑल बड़ा अच्छा एक एटमॉस्फेयर था, रूल ऑफ लॉ एग्जिस्ट करता था, हार्श पनिशमेंट्स नहीं थे, कैपिटल पनिशमेंट्स नहीं थे, लेकिन रूल ऑफ लॉ था। रूल ऑफ लॉ होने का मतलब ये है कि चोरी डकैती ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती थी, क्राइम रेट कहा जाए तो कम था। उसके अलावा यहाँ तक ये आप कह सकते हैं दैट डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट सेक्ट, दे को एग्जिस्टेड म्यूचुअली पीसफुली, और टेम्पल्स और ये सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पर वैष्णविज्म, शैविज्म, अब हमको ये थोड़ा सा आप देखोगे तो इसमें दिखेगा वैष्णविज्म और शैविज्म। आर्ट एंड कल्चर की तो खैर कोई लिस्ट ही नहीं है। सो बाघ केव्स इन मध्य प्रदेश, अपार्ट फ्रॉम दैट स्कल्पचर मेकिंग जो है, क्योंकि जब इतने स्कल्पचर्स और पेंटिंग्स और सारी चीज़ें दिख रही थी तो वो भी हुआ। यहाँ पर आप देखोगे कि व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट बुक, शिल्पशास्त्र, यहाँ पर आपको इसी दौर में लिखा जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन सी दिस अ लॉन्ग लिस्ट। मेटल इमेजेस ऑफ बुद्धा, मेटलर्जी थी, दैट इज़ फ्रॉम जो है गॉड की इमेजेस जो है वो पहली बार हुई। स्तूप और केव कंस्ट्रक्शन, जाहिर सी बात है क्योंकि टेम्पल्स की अगर हम बात करें, टेम्पल्स की अगर हम बात करें तो टेम्पल्स होने लगे। नालंदा और नालंदा जैसी जगह जो फ्लरिश कर रही थी, मतलब बुद्धिज़्म का भी जो है एक अच्छा खासा डोमिनेंस था। एंड दिस इज़ टेम्पल स्ट्रक्चर में शिखर। आर्ट एंड कल्चर में आप जब टेम्पल स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, टेम्पल आर्किटेक्चर को पढ़ेंगे, तो वहाँ आप शिखर का इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है शिखर्स प्रोमिनेंट जो है वो दिखने लगे। यस, सो दिस इज़ द वेरी जैसे ये शिखर है, तो ये ध्यान रखना, ये डायग्राम विल हेल्प यू अ लॉट इन योर आर्ट एंड कल्चर। फाइन। सो दिस इज़, आप टेम्पल में एंटर करते हो, हॉलवे होता है, तोरण, और ये उसके आगे मंडप, ठीक है। गर्भगृह विच इज़ सैंक्टम सैंक्टोरम, दैट इज़ जहाँ पर मुख्य मूर्ति जो है वो
रखी जाती है। फिर ये विमाना द टावर, देन द गोपुरम उसके ऊपर, और उसके ऊपर शिखर द पीक। सो टावर, डोम एंड द पीक, दिस इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर। ये एक नॉर्मल जो है टेम्पल आर्किटेक्चर में चीज़ें कॉमन कैरेक्टर्स हैं। फाइन, सो दिस इज फ्रॉम द उदयगिरी केव्स। लिटरेचर मतलब जो भी आप ये देख लो, लिटरेचर का वो कहानी से अच्छी कहानी जो है यहाँ पर आपको दिखेगी। दिस वन, कालिदास, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रम उर्वशिया, मालविकाग्निमित्र, कुमार संभवा, रघुवंशम, मेघदूत, ऋतु संहरा। सो कालिदास इस दौर के थे। देन कमंडका नीतिसार, वो इस दौर, विशाखा दत्ता की मुद्र राक्षसम और देवी चंद्रगुप्तम, ये उस दौर की थी। देन गुणाध्य की बृहद कथा इस दौर की थी। देन दिस वन, शूद्रका, दैट इज मृच्छकटिकम, ये इस दौर की थी। बृहद संहिता रिटन बाय वाराहमिहिर, ये इस दौर की थी। देन सुश्रुत, सुश्रुत संहिता फॉर मेडिसिन। वाघभट्ट सुश्रुत, धन्वंतरी, ये आयुर्वेद का। अमर सिन्हा, अमरकोश, दिस इज द संस्कृत डिक्शनरी। आर्यभट्ट, कहने की ज़रूरत नहीं है। आर्यभट्टयम और सूर्य सिद्धांत, ये इन्होंने इस दौर में लिखा। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, ये इस दौर में थी। दिस वाज स्वप्न वसय दत्तम, इस टाइम पर थी। मीन्स होल दिस लिटरेचर जो है आपको यहाँ पर मतलब इंडियन लिटरेचर में जो क्लासिक्स हैं वो इस दौर के हैं। लिस्ट में नहीं था लेकिन पंचतंत्र बाय विष्णु शर्मा, वो भी यहीं पर इसी गुप्ता पीरियड में। तो गुप्ता पीरियड, और गुप्ता पीरियड ही वो है जहाँ से एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को हम कहते हैं ख़त्म होती है। फिर ट्रांजिशन पीरियड, और फिर राजपूत, एंड देन दैट दिल्ली सल्तनत एंड मुगल। सो दिस इज़ इट फॉर दिस लेक्चर। आगे की कहानी अगले लेक्चर में। फिर रिमाइंडर कि आपने जो पिछले इसके लेक्चर, इससे पहले के लेक्चर्स हैं, उसका डिस्क्रिप्शन है, एक बार उनको भी देख लीजिएगा, बिकॉज आपको रिवीजन करने में आसानी हो जाएगी। पूरा पर्पस इस पूरी सीरीज़ को बनाने का सिर्फ ये है कि आपका जो रिवीजन है 2023 के लिए वो ईज आउट हो जाए, वो रिवीजन जो है अच्छे से हो जाए, एंड यू कैन स्कोर वेल। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद।